अगर साहब एक बात बताएं, मुझे अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कहीं कि अल्लामा इकबाल का आबाई घर है सियालकोट में, बहुत ही छोटी जगह है, उस पर कोई 1,40,40,00,000 रुपया लगा के उसे रेनोवेट किया गया है। वो अभी अबरार कह रहे थे कि इसमें 1 कनाल का घर इस महंगाई में भी बन जाता है 1,40,40,00,000 में। पहली बात तो ये है कि इतनी मुख्तसर सी जगह को आपने रेनोवेट किया 1,40,40,00,000 में, वो भी ठीक है, लेकिन अब पता चला है कि वो घर बुरी तरह टपकने लग गया है। महीना 2 महीने में नहीं गुजारे। ऐसे तो पूरा पाकिस्तान ही टपक रहा है, लेकिन वो चंद महीने नहीं निकाल सका वो घर। ये क्या है? अल्लामा इकबाल के घर की रेनोवेशन के हवाले से आपने कहा कि भी अब देखें ना, जो हमारा ज़ाहिर है किसी सरकारी टेंडर से हुआ होगा, सरकारी महकमे के जरिए होगा, सरकारी अफसरान और पूरा उसकी हिरारकी उसमें इन्वॉल्व होगी। ये तो सरकारी ठेकों का जो बुरा हाल है, सड़क ले लें, गली ले लें, सीवरेज ले लें, वाटर सप्लाई ले लें, गैस का ले लें। लियाकत बलोच साहब वो जो कहते हैं कि लेकिन 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है, ये डायन नहीं छोड़ ये रही वो लोग हैं जो कहते हैं घर ही 7 हैं हम करेंगे। ये जदीद और मॉडर्न डायन है जो हर एक चीज को खा रही है, हाथ पड़ता है, हर एक चीज को खा रहे हैं। कौमी शहर का घर तो माफ कर दो। बड़े अरसे बाद आए हैं, बड़ी मेहरबानी, आप बुलाएंगे तो आएंगे ना। अच्छे कॉलम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जी। चलें अब बदलते हैं बात। अब मैच आपके साथ चूंकि पड़ जाना है, अगर हम मगरब को या बाकी ममालिक को लाख कोसते रहे यहाँ बैठे, मैं तो लेकिन वो अपनी क़यादत के बारे में इस चीज़ को तो ठोक बजा के कहते हैं कि ये करप्ट नहीं होना चाहिए और इसके कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए। यहाँ मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि भाई ये जाली डिग्री वाला है, ये बोगस है, इसने फ्रॉड किया है, इसने जालसाजी की है। लेकिन ये है कि वोट के जरिए इकबाल के सियालकोट में आबाई घर पे 1,40,40,00,000 रुपया खर्च हुआ है, उसमें 1 कनाल का घर बनता है, वो 2, 2.5, 3 मरले का होगा। बिल्कुल ठीक। एक तो उसकी रेनोवेशन पे इतना पैसा, कितनी बेहुदा बात है, इतनी दीदा दलेरी और इतनी बेशर्मी है जिसका हिसाब कोई नहीं। ऊपर से वो बुरी तरह टपक रहा है। ये रोना रो रहे थे आपके आने से पहले। सोसाइटी में जो है वो ये इस तरह से हम सुपर स्ट्रक्चर और लो स्ट्रक्चर को अलग नहीं कर सकते। अवाम जिसे कहा जाता था हमारे मुल्क में, उसको बहुत सलीके से बड़ा जामे तरीके से जो है वो बेबस किया गया है ओवर दी डेकेड्स। तो अब मेरे तो ये ख्याल है कि अवाम अब इस काबिल रह नहीं गए इस मुल्क के कि वो रेजिस्ट कर सकें। ये इट इज़ फॉर दी इन्फ्लुएंशर्स एंड दोज हु आर द इलेक्टेबल्स, या जो वो लोग डिसीजन मेकर्स हैं। अगर मैं तो बिल्कुल इस पर बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि इस मुल्क के हालात जो अगर ठीक होना है तो जो इसकी बालाई तबका है वो बैठ के बात कर ले आपस में। मेरा नहीं ख्याल कि अवाम करना पड़ेगा, वो आपस में बैठ के बात करने वाला, ये माफ कीजिए, ये रोमांटिसिज्म है कि वो भेड़िए आपस में बैठ के क्या गुफ्तगू करेंगे। भेड़िया आके बैठ गया ना हमारे, भेड़िए मार के ही फैसला करेंगे ना। नहीं एग्जैक्टली, भेड़िए बैठ के भेड़ों के बारे में क्या गुफ्तगू करेंगे। हसन साहब वर्क ही नहीं करेगा जब वो एक खास सतह के बाद जो है वो कोलैप्स हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है रियासत का। यार मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिनों मैं देख रहा था किसी बंदे ने को टीवी पे कहा कि मैंने इतने प्लॉट लिए, मेरे हालात खराब थे उन दिनों। मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा यार देखो, बंदे का पता ही लगता है कि उसकी क्लास, उसका कैलिबर, उसका वैल्यू सिस्टम, उसकी तरबियत कैसी है बुरे हालात में। अच्छे हालात में तो आप बिहेव कर सकते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हालात ही लोगों के ऐसे कर दिए गए हैं। एक बददियानत, कितनी प्यास है जो आपको गारा पीने पर मजबूर कर सकती है। ये बात करके ना एक्सोनरेट करें कि जी हालात ही ऐसे बना दिए गए हैं कि हम लालच। जब एक आदमी बंदूक लेके घर पे आ जाता है और वो कब्जा कर लेता है, उस वक्त अवाम क्या करें उस पे? उस वक्त अदालत बैठ जाती है, उस वक्त सियासी जमातें। किया नहीं, ईरानियों ने करके नहीं दिखाया, नतीजा जो छोड़ें। ये नहीं, ये बात जो है ना वजह, ये बात नहीं समझ में आती जो है ना कि भी मैं देखें अवाम नहीं फैसला करना है ना। मैं लियाकत बलोच से मैं एक बात अर्ज कर, देखें जब रियासत का और फर्द का मुफाद एक महसूस होने लगे ना, तो फिर रवैये तब्दील हो जाते हैं। मैं थानेदार साहब से यही कह रहा था कि यहाँ चंद मरलों पे कत्ल गारत शुरू हो जाती है, आप अपने घर के तो चंद फुट जमीन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आपके पूरे मुल्क पे कब्जा हो जाता है और आप उसकी मज़ाहमत नहीं करते। मज़ाहमत मेरे भाई, अच्छा आप देखिए,
70 ऑनवर्ड से जो है आप सहाफत कर रहे हैं। मंटो साहब जो है वो 1948 से सियासत कर रहे हैं। 60 से जो है वो लियाकत बलोच कर रहे हैं। 22 साल की 21 साल की उम्र से मैं सियासी कारकुन हूँ। हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग जेलों में जा सकते हैं। इस मुल्क के लोगों ने कोड़े खाए हैं, फांसियाँ लगे हैं, सड़कों पे गए हैं। हम 4 में से 3 लियाकत साहब को मुझे पता है, मंटो साहब को पता है, मैं खुद भी जेल गया हूँ। ये तो किया 83 में 17 साल की उम्र थी। तो इसका मतलब क्या है? आप भी गए हैं, इसका मतलब है ठीक है, असर कोई नहीं है। वजह क्या है? नहीं, असर नहीं, इस तरह से नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बदतर हुआ है। वैसे हसन साहब मैं आपको बताऊं, क्या करें, यही तो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का एक है कि भाई ये जो इंतखाब, क़यादत और निज़ाम की तब्दीली सियासी, जमहूरी, आइनी और कानूनी और पुरअमन ज़राए से होनी चाहिए। लोगों ने सवाल किया जी कि हालात तो नहीं बदल रहे। उन्होंने कहा कि भाई रायामा ही इसका ज़रिया है, और अगर इलेक्शन 3 ऐसे हो जाएं कि जो शफाफ हों, गैर जानिबदार हों और लोगों का एतमाद पैदा हो जाए कि फ़ैसला उनकी आज़ाद मर्जी से हो रहा है, तो ये कौमी सोच बदलेगी। अब हम मुल्क में आइन रखते हैं, मुल्क में एक तब्दीली का तरीक़ाकार मुतय्यन किया है, अब रास्ता हमारे पास यही है, फ़ैसला भी आवाम ने करना है। अगर आवाम नहीं सही फैसला करेंगे, हमें असल चीज़ है, गलत साबित हो चुका है। नहीं गलत इसलिए नहीं हो सकता कि भाई अभी तक हमें तमाम सियासी, जमहूरी, दानश्वर और पढ़े लिखे कुव्वतों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए कि अवाम के पास ही हक हो कि लोगों को हटा सकें, अवाम के पास ही हक हो कि लोगों को मुंतखब कर सकें। भाई ये मुझे बताएं कि बांग्लादेश में मजहबी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई, मजहब के नाम पे सियासत करने वाला। हाँ अच्छा, तो मजहब के नाम पे मजहबी जमातें करती हैं, अदरवाइज सेकुलर पार्टीज तो नहीं करती। इस मुल्क में तो ये भी हुआ नहीं, बस जनरली तो यही है ना, मजहब के नाम पे सियासत तो मजहबी जमातें करती हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी तो नहीं करती, MKM तो नहीं करती, चलिए आप इवन नून लीग भी नहीं करती। अच्छा, उधर हमारे अल्लामा इकबाल साहब जिनके टपकते हुए घर के बारे में रोना रो रहे थे, वो कहते हैं जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। मैं तो शायद इससे इत्तेफाक नहीं करता। इस फलसफे का क्या बनेगा अगर हम पाकिस्तान में कल ये इस तरह करना चाहें? जो चंगेजी दीन को सियासत के साथ जोड़ने से पैदा होती है, जो सऊदी अरब में है, जो ईरान में है, जिसे हमने उस अफगानिस्तान में देखा जिसके बारे में 99 में 2000 में काजी हुसैन अहमद कहते थे कि हमें तालिबान के तरीक़ाकार और उससे जो है वो इत्तफाक नहीं है, जिसे हमने सोमालिया में देखा जहां वो जो एक मुल्क और था उसमें हसन अल बशर साहब तशरीफ ले आए थे, वो जो हाथ काटते थे, वो चंगेजी है। उस चंगेजी का क्या करेंगे? तो मैं तो अल्लामा इकबाल साहब ये आप क्या करेंगे मुझसे ना पूछिए, ये तो अल्लामा इकबाल ही जवाब दे सकते हैं भाई जी। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि अल्लामा साहब की जो सोच थी वो एक ऐसे मुल्क में के बाशिंदे थे जब तक उनका इंतकाल हुआ 38 में, जिसमें मुसलमान एक अक़लियत में थे। उनके तसव्वुरात मैं नहीं समझता कि हमारे लिए को लाजिम है कि हम उन्हीं के जो सियासी तसव्वुरात है उनको लेके। इसलिए आप कमेंट करें, ये जुदा हो दी सियासत से। लेकिन एक तो जो है ना, जैसे बांग्लादेश में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दी है, और वहाँ के आइन के मुताबिक पहले भी जो है कि वो अमलन इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और शेख मुजीबुर रहमान के ज़माने में, वहाँ के जनरल ज़िया के ज़माने में जो है कि वो इसी तरीके से चीज़ें चल रही, तो वो एक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जहाँ तक ज़ाहिर है कि वहाँ पाबंदी लगाना, मसाजिद में से दीनी कुतुब को उठाना, इसका रद्द अमल तो ख़ुद बांग्लादेश के अवाम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक दे लेंगे, और आलमी सतह पर भी बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसे फेस करना पड़ेगा। जहाँ तक अल्लामा इकबाल के भी दीन जो है कि एक दीन फितरत है, इस्लाम दीन फितरत है, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इसी के अंदर शुराइयत भी है, इसी के अंदर रायामा का एहतराम भी है, इसी के मुताबिक क़यादत भी हो रहा है, फैसला करने की जो बुनियाद बात होगी ना, ये कहीं प्रैक्टिस भी हो रहा है इस तरह ना, हो ना मॉडल है। एक देखे ना जी, कभी मयार हक 57-58 मुल्कों में कोई एक मॉडल है। मयार हक जो है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और इसके बाद फिर वो लोग के जो उसके मुताबिक चीज़ों को फॉलो करते रहें। अगर फ़र्ज़ किया चीज़ें नहीं हो रही तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि भाई मेयार हक को हासिल नहीं करना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो हमारा मॉडल है दीन फितरत जो ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। क्या वजह है कि 57, 56, 57, 58 कितने अजीब वजात साहब मुसलमान
जी 57 अब OIC के जो मेंबर्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जो, ठीक है, वो 57 है। 57 उनमें से किसी एक में भी ये मॉडल क्यों नहीं है? वो शेर जो है अब उसको हम एक कुलिये के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक असूल की बात है जो उन्होंने कही है, और मुझे यकीन है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए ये बात नहीं कही थी। ये एक जनरल कुलिये के तौर पर उन्होंने बात की, और इसमें दीन का मतलब कोई मखसूस मज़हब नहीं है। दीन का मतलब जो है वो असूल है जिन पर लोग कारबंद होते हैं, और कानून है। और ये बिल्कुल एक सादा सी बात है कि कोई सियासत जो है वो अगर असूलों से मावरा हो जाए और अलग हो जाए तो वो चंगेज़ी रह जाती है। अच्छा देखें, बात सुने, अब आपकी महारत को तो हम मैच नहीं कर सकते। असल कहानी ये है कि ये पर्टिकुलरली मुसलमानों के लिए दीन की, बिल्कुल, चूंकि दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दीन सिर्फ इस्लाम है, बाकी मज़ाहिब हैं या मत हैं, कोई जैन मत है, कोई बुद्ध मत है, कोई हिंदू मत है, या रिलीजन्स हैं। दीन सिर्फ इस्लाम है। नहीं, मैं उसमें बहुत बड़े झगड़े आगे पड़ जाएंगे ना, क्योंकि एक शेर पर आप नहीं बात कह सकते। वही अल्लामा साहब हैं जो ये कहते हैं कि दीन की रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट मांगते। तो उनकी कौन सी बात माने वो? अगर नहीं, तो इसलिए सबको जोड़ के पढ़ना पड़ता है ना। आप किसी एक चीज को एक दूसरे से फिर भी नहीं बात समझ में आती। नहीं, वो तो यही, वो दीन से मुराद ही उनकी ज़ाब्ता हयात है। वो जरूर मजहब के मानों में नहीं है, इसी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। अब ये इनका कहना यह है कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई भी हैं, ये जो उन्होंने बात की है ये बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ, और एक ज़माने तक मैं इस पर यकीन भी रखता था। बात में समझ आई कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होना ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। हम अपनी तरफ से अपने दीन को ट्रिब्यूट देते हैं, हालांकि अगर ये मुकम्मल है तो मुकम्मल उन मानों में तो बात हो नहीं सकती, क्योंकि गुजरते हुए वक्त के साथ चीज़ें तो बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिडली तब्दील होती हैं। अगर मुकम्मल है तो उसमें तो फिर गुंजाइश ही ना रहेगी ना तो तब्दीली की। हसन निसार साहब, इससे ज़्यादा क्या इसकी फैलेसी हो सकती है स्टेटमेंट की, कि ये कहते हैं कि वो चीज़ जो तब्दीली के अमल में जारी है, जिसके बारे में खुद इकबाल भी ये कहते हैं कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, जो चीज़ तब्दीली के अमल में रहती है उसको किसी एक जगह के ऊपर मुकम्मल कर देना नामुमकिन है। वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। ट्राइबल सोसाइटी के असूल, ज़ाब्ते, ज़िंदगी बसर करने के तरीके और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के 3 शिफ्ट सोसाइटी के जो है, एक ट्राइबल सोसाइटी और फिर एक 3 शिफ्ट सोसाइटी। आप देखें ना जी, कभी यहाँ 3 शिफ्टों में लोग काम करते हैं। नहीं, इसीलिए तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, आईन की कितनी पाबंदी हो रही है। जी, मैं आपसे अर्ज करूँ कि इस पे बात करते हुए हमें सब ज़रा जो अकीदे की अपनी डायनामिक्स है उस पर भी गौर कर लेना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि अकीदा सिरे से पॉलिटिकल प्रोसेस की बुनियाद नहीं बनता, अकीदा पॉलिटिकल कम्युनिटी डिफाइन नहीं करता, अकायद इनफरादी ज़मीर की बात है। अगर हम एक ही घर में 3 भाई रहते हैं, एक भाई जो है वो मजहबी रुझान रखता है, एक भाई जो है वो आवारा लोगों में बैठ जाता है, एक भाई जो है वो दीन पे सख्ती से पाबंद होता है, एक बाप जो होता है वो कहते हैं। आपने ये तीनों भाइयों की जो बात कर दी, मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें गौर करना रहना चाहिए। जो हमारी रियासत है वो दीन की बुनियाद पे नहीं बनी, ये हक खुदरादियत की बुनियाद पे बनी है, ये सेल्फ रूल के प्रिंसिपल की बुनियाद पे बनी है। उसमें तमाम बराबर के शहरी हैं, मुसलमान है या नहीं है, उसमें हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम कहेंगे ये काफिर है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कि हम कहेंगे ये अच्छा अकीदा रखने वाला है, इसको वोट देने का हक होना चाहिए, ये MNA हो सकता है, ये नमाज पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता। दिस हैज नथिंग टू डू विद आवर बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम जो है वो इस मुल्क के स्टेट क्राफ्ट के साथ बिल्कुल इक्वल सिटीजन। वरना मुझे बताइए कि किसी को इस बात से क्या तकलीफ है कि वो जाके कह के वो फलाने अकीदे वालों को काफिर करार दो, जब तक उससे कोई उसकी मुनफत, उसका कोई मुफाद नहीं वाबस्ता, वो क्यों कहेगा? नहीं हसन साहब, मेरा ख्याल है ये मामला ये ऐसे ही अलते मबस करने वाली बात है। ना आइन में, ना कानून में, ना शरीयत में, ना किसी अखलाकी अक़दार में इस चीज़ की कोई है ही नहीं कि भी आप जबर के साथ, आप ताकत के साथ किसी पर अपनी राय को मुसल्लत कर दें, ये है ही नहीं। मंटो साहब से एक बात समझने की, मेरा ख्याल है इनके अलावा हमें से तो कम से कम अगर है ये तो जस्टिस मुनीर साहब ने जो रिलीजन को डिफाइन करने की को बात की थी, इफ आई एम नॉट
ग्रॉसली मिस्टेकन। इंक्वायरी कमीशन में उसमें क्या हुआ था? उन्होंने बेचारों ने तो डिफाइन नहीं किया, उन्होंने कहा था कि आप लोग डिफाइन करें। उलमा जो है वो कोई तो वो किसी डेफिनेशन पे मुत्तफिक नहीं हुए। उनका जो फाइंडिंग है वो यही है। मुनीर रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने लिखी रिपोर्ट लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो इतने उलमा से ये सवाल पूछा और एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं। साहब वही बात हो गई, उलमाई नतीजा ये है कि मुसलमान की डेफिनेशन पर भी वो उलमाए कराम जो उस वक्त पेश हुए, और वो बहुत जय्यद उलमा थे अपने में, मौलाना मौदूदी भी शामिल थे, उनमें मौलाना अबुल हसनात भी शामिल थे, उनमें तमाम वो लोग शामिल थे जो मौजूदा उलमा के आबाओ अजदाद थे, और उनके आलम होने में कोई शक व शुबा नहीं है। वहाँ भी कंसेंसस नहीं, कंसेंसस बिल्कुल नहीं था। नहीं, कंसेंसस बाहर हुआ होगा। मुनीर साहब ने कहा कि कंसेंसस नहीं है, आप मुकम्मल मुनीर साहब ने कहा कि कंसेंसस नहीं है, कंसेंसस नहीं हुआ। एक सेकंड, तुम बीच में आके इंटरप्ट करते हो, जल्दी बात करो जो करनी है। समझ ये मैं कहता था ना, साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। ये देखे साजिश कहाँ पहुंच गई है। क्या हुआ? ये बांग्लादेश में सारी मजहबी तंजीमों पे ना इलेक्शन की पाबंदी लग गई है। ये शुक्र है हमारे साथ नहीं है, वरना हमारे पे भी लग जानी थी। लगाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, अब याद तो नहीं ना लगेगी। बस ठीक है, कोशिश हमारी तो कुछ और होगी, तुम अपनी जगह लगे रहो। हैं? अच्छा, वो अब आप देखिए कि जो किस्सा है वो ये है कि जब इन्होंने ये सब कहा कि बाहर हमने फैसले कर लिए, 22 नुकात भी लिख दिए, 23 नुकात भी लिखी है, सब चीज़ें उलमा ने की आपस में, लेकिन करने के बाद जब 1973 के आइन पर, जिसमें फिर वो सब बड़े उलमा मौजूद थे उस वक्त उस असेंबली के अंदर जिसने 1973 का आइन बनाया था, जब वो लिखा गया तो उसमें कहा गया कि जब शरीयत की या कुरान और सुन्ना की इंटरप्रिटेशन का सवाल आएगा तो हर फिरका अपनी मर्जी के मुताबिक अलग अलग करेगा। अब ये बहुत अहम बात है, इसीलिए तो मैंने दो बातें। एक तो ये है कि अपने अपने पर्सनल लॉज के बारे में, ज़कात देनी है नहीं देनी, उशर देना है नहीं देना, कितना होता है कितना नहीं होता, तलाक के मामलात, शादी के मामलात, इवन इनहेरिटेंस के मामलात सुन्नी और शिया के दरमियान उनकी बुनियादी इख्तलाफात हैं। ये तो हुए पर्सनल लॉ। जहाँ पर्सनल लॉज के ऊपर ये इख्तलाफात मौजूद हैं, वहाँ स्टेट किसी एक मजहबी नुक्ता नज़र पर कैसे चल सकती है? बिल्कुल। तो इसीलिए स्टेट को उन्होंने निकाल दिया बीच में, और ये कहने के बावजूद जो ये कह रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बना दी, फलां बना दी, जो अल्टीमेट फैसला करने वाला इदारा था वो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एडवाइजरी है, वो सिर्फ मशवरा दे सकती है, फैसला पार्लियामेंट करेगी, और कानून जो था वो पार्लियामेंट को बनाने का इख्तियार दिया गया था। इसलिए खुद उस वक्त माना गया कि भाई मज़हब का वो रिश्ता रियासत साजी के साथ नहीं हो सकता जो कि मॉडर्न ज़माने की ज़रूरत है। और इसी वजह से हम लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि कायदे आज़म ने जो 11 अगस्त को कहा था 1947 को, वो उन्होंने उस वक्त समझ लिया था कि जो हमने मकसद हासिल करना था, एक अलग कौम की हैसियत से अपने आप को इस्टेब्लिश कराना था, वो हमने करा लिया। अब रियासत साजी का मामला है तो ये मॉडर्न असूलों के मुताबिक होगा, और इसमें जमहूरियत सेकुलर नहीं। आप हसन साहब, मसला ये है कि भी ठीक है 1947 अगस्त का भी एक प्रोसेस है, उसके बाद उसी पहली कानून साज असम्बली में करारदाद मकासद भी आई। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने उसमें बड़ी ही एक तारीखी और बड़ी जोरदार तकरीर की, धुआंधार किस्म जो हमारी आपके जो बाएं हाथ बड़ा खतरनाक। मैं जानता हूँ जी, दाएं हाथ मैं जानता हूँ जी, मेरे बाएं हाथ और आपके दाएं हाथ। करारदाद मकासद की हिमायत में जो धुआंधार तकरीर की वो सर ज़फरुल्लाह खान ने की। सर ज़फरुल्लाह जो भी है ना जी, एक करारदाद मकासद जो है कि भी वो मंजूर हुई। उसके बाद आप कहें कि भी उलमा या दीनी कुव्वतें, ये देखें आप बड़ी मासूमियत के साथ मीठी सी स्माइल दे के ऐसे ना गुजरे, उन्होंने जो बात की है वो बड़ी बड़ी वाइटल बात है। ठीक है कि सर मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, तकरीर मैं उसी पे आप अपनी तैयारी रखें। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ कि भी ये जो इख्तलाफ बार बार पेश किया जाता था कि ये उलमा तो किसी मुसलमान की तारीफ पे भी इकट्ठे नहीं है, जिस पर फिर उलमा इकट्ठे हुए 22 नुकात पे इन्होंने एक इत्तफाक किया, लेकिन वो फिर उस वक्त चीज़ों को कैरी ना हो सका।
उन्होंने मुसलमान की तारीफ पर सबने इत्तफाक की। जो आइन के अंदर आज तक जितनी भी तरमीम हुई हैं, जो और भी कोई होगी, लेकिन जो मुतफ़िक़ा तरमीम है वो मुसलमान की तारीफ़ के बारे में है कि जो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। इसलिए ये बात तो एक आसानी से कही तो जा सकती है कि भी ये किसी चीज़ पे मुत्तफिक नहीं है। तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा उस पे मुत्तफिक हैं और वो मुसलमान बयान कर दे वो क्या तारीफ है, मुसलमान क्या होता है, उन्होंने क्या तय किया। मैं इस वक्त इस पे नहीं बैठा कि मैं उस तारीफ को बयान करूं, वो तो आइन का हिस्सा है, आइन के अंदर लिखी हुई है, आइन के अंदर मौजूद है और उस पर सब मुत्तफिक हैं और ये मुत्तफिक का तरमीम है। वो कुछ तारीखी बातें जो है वो आगे पीछे हो गई हैं क्रोनोलॉजिकली। जो 22 निकात की तरफ इशारा फरमाया है लियाकत बलोच ने, वो फरवरी 1952 में, विच वाज वेल बिफोर 1953 वाले जो फरवरी मार्च एक साल बाद फसादात हुए, उसके बाद उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठा, उसमें जाके उलमा और जो 22 निकात हैं उसमें भी उस वक्त भी ये बहस चल रही थी। उलमा बैठे थे पाकिस्तान के आइन का नक्शा बनाने के लिए, और आइन का नक्शा उसमें जो है वो इदारे होते हैं, अदलिया का क्या रोल होगा, पार्लियामेंट का क्या किरदार होगा, उसमें से जो 22 निकात निकले वो आपके सामने वो देख लिए जाएंगे उसमें से कौन सा आइन निकलता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि देखिए जो मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है वो बाय वर्चू ऑफ इट्स डेफिनेशन वो डिविसिव होता है, उसमें फिरका परस्ती, फिरका बंदी होती है, और जब वो फिरके पे इख्तिलाफ होता है उसमें तासुब, तो चलिए वो देखें वो जो वैल्यू जजमेंट आ जाएगी, लेकिन फ़र्क बार सूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है और ये ठीक है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि इसमें और इसमें फ़र्क है। एक रियासत के अंदर हमें इससे क्या गरज के इसके शहरी का जो है वो क्या अकीदा है और क्या किरदार है। हमारा काम ये है कि हम उसकी हिफाजत करें, हमारा काम है कि हम उसको जो है प्रोविज़न, बेसिक नेसेसिटी, उसकी ज़रूरियात पूरी करें, और हमारा काम ये है कि हम उसको जो है वो एक यकसां हकूक़ दें। मैं समझता हूँ कि जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने 5वीं तरमीम अपनी ख़त्म की है और 12वां आर्टिकल अपने आइन का जो उनके नवंबर 72 वाला था वो रेस्टोर किया है। इसमें हमारे लिए दिलचस्पी की बात यह है कि वो करारदाद मकासद पाकिस्तान के आइन का सब्सटैंटिव हिस्सा बनाने वाला काम ज़ियाउल हक साहब ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए किया और फिर असम्बलियों की बाजू मरोड़ के उसको 8वीं आइनी तरमीम के जरिए दिलवाई थी। ये 5वीं आइनी तरमीम किसी ने नहीं हाथ मरोड़ा ना। अभी तो इसका नतीजा ये हुआ है ना कि उसमें आपने देखा कितना अच्छा काम हो गया। देखिए 85 से लेकर 25 साल जो है वो उसमें से एक लफ्ज़ फ्रीली उड़ा हुआ था। पूछ लीजिए मिंटो साहब से कि दुनिया का कोई ऐसा आइन भी है जिसमें एक एस्टेरिक इस्तेमाल हुआ हो। एस्टेरिक था उस पर फ्रीली की जगह पे, जिसे अब 18वीं आइनी तरमीम के जरिए रेस्टोर किया गया है। अब अच्छा 25 साल जो है वो इस मुल्क में अगर वो करारदाद मकासद इतनी ही अहम थी तो फिर उसमें से उसके उस टेक्स्ट में तरमीम क्यों की गई? इसलिए कि ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो तरीकाकार है मजहब के नाम पे सियासत करने वालों का वो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। 73 का वो आइन जिसे हम मुतफिका कहते हैं उसमें हमने करारदाद मकासद को सिर्फ प्रीएम्बल के तौर पर रखा। बार 73 का आइन कह रहे हैं, मुझे बार फजलुर रहमान साहब याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। इसलिए एक कानूनदान के तौर पे, एक टेक्नोक्रेट के तौर पे आप काइंडली इस पे कमेंट करें जो भी वजाहत ने कहा है। नहीं, वो वजाहत साहब ने कोई इतनी गलत बात नहीं कही है, लेकिन सवाल जो है कानूनदान तो अब लगे हुए हैं ना, 17 जज और बाकी कानूनदानों की एक पूरी की पूरी कतार है वहाँ पे, रोज बहस कर रही है, वो कोई नतीजा बरामद करेंगे वहाँ पे। लेकिन मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही अभी तक, क्योंकि वहाँ पे जो बहस हो रही है मिसाल के तौर पर ये कि भाई हमारे आइन के कोई बुनियादी असूल और स्ट्रक्चर हैं जिनसे इनहराफ नहीं किया जा सकता और उनकी बुनियाद पर आइन की तरमीम को और आइन की किसी शिक को भी कलअदम किया जा सकता है, ये बहस है वहाँ पे। लेकिन ये कोई नहीं मुझे बताता कि किस आइन को आप पढ़ रहे हैं। आइन एक बना था 1973 में, उससे बना था पहले 1956 में। लोगों की मंशा का आइन 1956 का आइन है, 1973 का आइन है, या वो जो इस वक्त आप पकड़ के बैठे हो? बड़ी बुनियादी बात। तो इसलिए ये तो अभी तक किसी ने वहां पे ये बहस नहीं की कि किस आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर आप ढूंढ रहे हैं। और बुनियादी स्ट्रक्चर के बारे में खुद हमारी अदालतों ने बार बार ये फैसला किया कि बुनियादी स्ट्रक्चर की थ्योरी पर हम अमल नहीं करते और हम इसको मानते नहीं हैं। और करारदाद मकासद के बारे में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में, और वो जज जिन्होंने ये फैसले किए थे, वो माफ़ कीजिए जो मैं इन सारे जजों को, जो 17 जज उनके पास रोज़ पेश होता हूँ, इनको सबको माई लॉर्ड ही कहता हूँ, लेकिन वो जज इनसे बहुत बड़े जज थे।
जिन्होंने आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले करारदाद मकासद के हवाले से और फिर आर्टिकल 2A के हवाले से जो बाद में लगा दिया गया, उसके हवाले से कहा कि ये हमारे तशरीह करने के मामलात को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता और क्लिंच नहीं कर सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आम कानून का असूल जो है वो ये कि अगर कानून के अल्फाज वाज़े हैं तो उनकी इंटरप्रिटेशन आप जैसे कानून आप अंग्रेज़ी की करते हैं या किसी और ज़ुबान की करते हैं उस तरीके से आप करेंगे। आप कहीं और से जाके तावीलात लेके नहीं आएंगे। ये एक सादा असूल है। हमारे आइन की कोई ऐसी शिक अभी तक पैदा नहीं हुई जिसके बारे में ये झगड़ा पड़े कि इसके मानी क्या हैं या क्या नहीं है। एक ही जगह पैदा हुई थी जब जजों ने अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में ये सवाल उठा दिया कि कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस का मतलब क्या है। तो आज तक हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में ये बहसें जारी हैं कि ये अदालत ने कंसल्टेशन का डिक्शनरी का माना जो है वो तब्दील कर दी। ये बहस है सारी जगह पे जारी है और हिंदुस्तान वालों ने अपने ओरिजिनल फैसले के बाद कई कदम पीछे लिए इस सारे फैसले को करने के। बड़ी दिलचस्प मैं आपको एक बात बताता हूँ। हिंदुस्तान वालों ने ये फैसला जो था कि जजों की अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो है वो जब चीफ जस्टिस से पूछेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे टेलीफोन करके पूछे कि जनाब आपकी क्या राय है, बल्कि वो एक बामानी कंसल्टेशन होगी और ये ऑलमोस्ट बाइंडिंग होगी। ये उन्होंने फैसला किया। ये 1993 में किया। हमने 1996 में ये अल जहाद केस जो है 1996 में किया। अल जहाद केस जो है वो 75% उसी 1993 के हिंदुस्तानी केस के ऊपर बुनियाद रखता है। बीच में हमने उसमें कुरान और सुन्ना भी लिख दिया और उसको कहा कि ये उसके हवाले से भी दुरुस्त है। मैं उस 1996 के केस के फ़ौरन बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट बना था 2 साल के लिए। उसी वक्त मुझे हिंदुस्तान जाना पड़ा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस इंटरप्रिटेशन के एक जज ने जो उस वक्त उसके मुकदमे में शामिल था वो रिटायर हो रहा था। उसको पता चला कि मैं भी आया हुआ हूँ तो उसकी दावत थी, उसने मुझे भी बुला लिया और वहाँ बातचीत हुई। वो पंजाबी था। उसने कहा कि मिंटो साहब हमने आपका जजमेंट पढ़ लिया और पंजाबी में उसने कहा कि देखो जी असी 1993 के शरीयत के मुताबिक फैसला कर। मंटो साहब हमारे मोहल्ले में आए हुए हैं, ये 50-55 साल से वकील हैं और जजों के सामने। मुझे कुछ बता सकते हैं कि आज से 30-40 साल पहले के जज और आजकल के जज में कुछ फर्क नजर आता है आपको? मेरा जवाब यह है कि आपको 30-40 साल पहले का पाकिस्तानी और आज के पाकिस्तानी में कोई फर्क नजर आता है। और जो आप 30-40 साल पहले के इदारे थे उनमें और आज के इदारों में फर्क नजर, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो डीजेनरेट हुई हैं। और चूंकि मुझे होश संभाले हुए अब पूरे उतने ही साल हो गए हैं जितने पाकिस्तान को बने हुए हैं, क्योंकि उस वक्त मैं 15 साल का था। इन्होंने अभी कहा था कि जेल हम लोग गए हैं। पहली मरतबा जेल ही मैं 1946 में गया हूँ, 1946 में, जबकि यहाँ पे पंजाब के अंदर वो एजिटेशन चल रही थी खिज़र-ए-आत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी। तो मैं अपने वालिद और अपने चचा के साथ मैं भी चला गया जेल में। तो मुझे उस ज़माने में और इस ज़माने में तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आता है ना जी। माशरे का इर्तिका है ना जी, अकदार का भी डीजेनरेशन इर्तिका नहीं है, डीजेनरेशन है। नहीं हसन साहब, मैं इसमें गुजारिश माजरत के साथ देखें ना जी कि भी एक है कि भाई मुख्तलिफ मामलात को किसी बहस तमीज़ और किसी ज़ाब्ते के मुताबिक किस तरह हल करना है। दूसरी चीज़ है कि भी रियासत के निज़ाम को चलाने के लिए आपकी जो भी इस वक्त अवेलेबल आपके पास जो भी इस वक्त मुहैया असबाब हैं उसके मुताबिक आप किस फैसले पर पहुँचे हैं। उस फैसले के मुताबिक तो आप एक दस्तूर, आप एक आइन पर मुत्तफिक हैं। बाज़ शिकों के बारे में ये हो सकता है कि किसी ने आर्म ट्विस्ट करके इसको कर लिया, लेकिन इस वक्त जो है कि वो तो सारी पार्टियाँ आज़ाद हैं और इन्हीं तमाम पार्टियों ने जो है कि अगर उसमें किसी कमी खामी को देखा है तो उसको दूर कर लिया है। पार्लियामेंट का ये अख्तियार होता है कि 2/3 अक्सरियत के साथ वो दस्तूर के अंदर तरमीम करे, लेकिन उसकी रूह को न छेड़े। दूसरा उसमें यह है कि भी सुप्रीम कोर्ट का ये हक और अख्तियार है कि वो इंटरप्रिटेशन करे, तशरीह करे। जैसे कि आजकल जजों की तकर्री के हवाले से इस तशरीह के मामले में सारी चीज़ें ज़ेर बहस हैं।
इख्तलाफ तो वहाँ भी यही है ना जी। इस पे मंडो साहब आपके जजों की तकरीर के हवाले से लियाकत बलोच साहब ने बात की, मुझे एक मेरी बात ज़हन से निकल गई थी, आप इसको कैसे देखते हैं? इस कमेटी ने जिसने ये 18वीं तरमीम तजवीज़ की थी और फिर जो 18वीं तरमीम की सूरत में मंजूर भी पार्लियामेंट ने मुतफ़िका तौर पर कर ली, उसमें तमाम नुक्ता नज़र के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जो मुजवज़ा तरीका था, जो तयशुदा तरीका मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी ये कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से मशवरा करेगा, या फिर सूबे का हो तो सूबे के चीफ जस्टिस से करेगा और गवर्नर से करेगा और जज को अपॉइंट कर देगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ये नाकाम हो चुका है, ये ठीक नहीं रहा, या इसके खिलाफ वक्तन फ़वक्तन मुतनाज़ बात है, मुतनाज़ा हो गया है। तो इसलिए एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए। और ये जुडिशल कमीशन की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ हसन साहब, ये कोई पहली मर्तबा इस कमेटी ने नहीं की। पाकिस्तान बार कौंसिल जब से बनी है, और ये 1966 में बनी थी, 1966 में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के 10-10 वकील जो अपने अपने वकीलों से मुतनफ़िक़ होते थे, उन 20 लोगों ने वहाँ जमा होकर पहली मर्तबा जुडिशल कमीशन की बात की थी। उस बार कौंसिल का मैं मेंबर था, लेकिन मैं तो एक ताज़ा मेंबर था। उसमें बरोई थे, मंजूर कादर थे, महमूद अली कसूरी थे, डॉक्टर कमाल हुसैन थे, अताउर रहमान खान थे। इसमें कबाहत क्या है फिर? ये तो बड़ी लॉजिकल बात है। उस ज़माने से ये जुडिशल कमिशन चल रहा है, कंट्रोवर्शियल भी इसमें कंट्रोवर्सी होने का लेकिन अब झगड़ा जो ये पड़ा है कि इन्होंने जुडिशल कमीशन के साथ साथ एक पार्लियामेंट्री कमेटी बीच में लगा, पख लगाने की कोई जरूरत थी? उसकी मेरे ख्याल के मुताबिक कोई ज़रूरत नहीं थी, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वो जो 8 लोग हैं वो किसी किस्म की कोई इनपुट नहीं दे सकते, उनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में। अगर हुकूमत के नुक्ता नज़र से किसी ने बात करनी है तो वो उस जुडिशल कमीशन में हुकूमत का नुमाइंदा लॉ मिनिस्टर बैठा हुआ है, अटॉर्नी जनरल बैठा हुआ है, जजों के नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, चीफ जस्टिस हैं, 3 दूसरे जज मौजूद हैं, बार का नुमाइंदा भी इस जुडिशल कमीशन में बैठा हुआ है। इसलिए वो सफिशेंटली वसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम दुरुस्त था। अब बहस सारी जो है वो ये है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी के नतीजे से ये कमेटी क्यों जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है? वो कहते हैं कि करते हैं, अब जो प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं, पार्लियामान की क्या बालादस्ती रखने के लिए ये उसमें जारी की गई है। और अब जो दलील उसके लिए दी जा रही है, यानी कानूनी दलील के तौर पर जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो ये है कि जजों का मामला जो है, सुपीरियर कोर्ट के जज जो हैं, जो जुडिशल इख्तियारात अपने सुओ मोटो भी इस्तेमाल करते हैं, उन पर अवाम का हक है कि वो कहें कि किस जज को वो देखना चाहते हैं और किसको नहीं देखना चाहते। और इसकी मिसाल वो ये देते हैं कि दुनिया के कुछ मुल्कों में, जिसमें अमेरिका शामिल है, सर फहरिस्त है। आप अगर इसमें रहनुमाई कर सकें कि हमारी एजेंसीज़ ने, वैसे तो अमेरिका को जैसे कहते हैं ना भूत फेरियाँ दी हुई हैं, ठीक, दे डूइंग वेरी वेल अपने नुक्ता नज़र से। फजाद साहब, इनको ये क्यों समझ नहीं आ रही कि कराची की टारगेट जो किलिंग है उसके पीछे कौन है? जब मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था ना कि एक स्टेज आती है जहाँ पे आपका इम्प्लोजन शुरू हो जाता है, जहाँ पे आप बेहतरीन आइडियोलॉजिकल निज़ाम भी जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ये नहीं कर सकते, अगर कराची का सिस्टम जो है उस पे उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते, तो फिर उस दावों पे भी चेक कर लेंगे जी वो रूसियों को शिकस्त दी थी और अमेरिका को भूत फेरियां दी हुई उस पर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर ये तो आपके सामने है ना, और वो बातें हमें अखबार के वो कारनामे भी मशकूक हैं, इसका मतलब है। मैं यही कह रहा था। लेकिन साहब आप बताएं। मेरे ख्याल है कोई इतनी कोई छुपी हुई चीजें भी नहीं है कि जो किसी को पता ना हो। फिर बंदोबस्त क्यों नहीं? अगर पता है कि नहीं, मसला है कि अगर कुछ नहीं करना और कहीं और दूर कहीं कोई बदनीयती मौजूद है तो फिर इनके हाल पे छोड़ दिया हुआ है उन्होंने। मैं अगर मजीद इसको वाज़े अल्फाज में कहूँ तो लोग तो बिल्कुल दो टोक कह रहे हैं कि ये वही हैं जो सेक्टर इंचार्ज हैं, ये वही हैं कि जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, और ये वही हैं कि जो ये सारे इस निज़ाम को अरसे से बत्ताखोरी और ये बोरी बंद लाशें और ये तशद्दुद के ज़रिए कर रहे हैं। लोग तो ये बड़ी वाज़े और दो टोक बातें करते हैं। तो साहब ये क्या इसका कोई हल आपको नज़र आता है? हकीकत तो ये है कि भाई ये टारगेट किलिंग तो अभी कल की या आज की या ये मौजूदा वाक़यात का हिस्सा नहीं है, ये तो इसकी एक तारीख़ है पूरी की पूरी।
70 की दिहाई के आखिर में, 80 की दिहाई में से चल रहा है, बड़ी ज़बरदस्त टारगेट किलिंग थी और एक कत्ल गारत हुई। लिसानी भी था और उसका जो तरीका था वो यही था कि पॉलिटिकल पार्टियों और ग्रुपों के अपने मुनज़्ज़म गिरोह और जत्थे मौजूद थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो ये तो वहाँ पे है। कराची सिर्फ पाकिस्तान का एक दिल नहीं है, कराची खुद एक सोने की चिड़िया है। आप जानते हैं कि वहाँ से कितना पैसा, अगर आप वहाँ पे सिर्फ सड़कें ही तामीर करना शुरू करें और फ्लाईओवर्स बनाना शुरू करें तो उसमें कितना पैसा है और कितना कमीशन है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बात बताएं कि जिन लोगों ने IGI बनवाई थी वो दोबारा इंटरेस्टेड नहीं है या अभी कुछ ज़्यादा अभी वार्मिंग अप हो रही है, उसको कुछ चांसेस हैं? खाली है ना जी कि जो एक दफ़ा इवेंट गुजर चुके होते हैं ना जी, वो एक उस वक्त के हालात के पेश नज़र होते। IGI के भी 2 फेजेस थे। एक वो फेज था कि जो जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे के हादसे का पहले था, उसकी बिल्कुल कैफियत और थी। एक वो फेज था कि जिसमें जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे का हादसा हो गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो का एक सूरज तलू होने लगा तो उसके मुकाबले में एक एंटी पीपल्स पार्टी ज़हन इकट्ठा हो गया। अच्छा, आपके क्या आज़ाम है? मजहबी जमातें कैसे देख रही हैं आने वाले इलेक्शंस को, जब भी आते हैं? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो ये दीनी जमातों के जितने भी इजलास हुए हैं वो तो मैच्योर नहीं हुए। चांसेस क्या हैं? और मुझे अभी कोई ब्राइट चांसेस नज़र नहीं आती कि जिस तरह, इसलिए कि अगर कोई सियासी मौक़िफ़ एक नहीं है, सियासी बुनियादों पर दीनी जमातों के दरमियान आमांगी नहीं है, तो बिला वजह और किसी ख्वाहिशात जैसे आपने कहा है एक बेअसूली की बुनियाद पर सारी चीज़ों को असर नौ इकट्ठा कर देना, मुनज़्ज़म कर देना, मुझे इतना आसान नहीं नज़र आ रहा। अल्लाह करे कल जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब को ये अब आप यही देख लीजिए, लियाकत साहब ने जो कुछ पहले फरमाया था कि ये मजहबी जमातें सियासी अमूर जो डे टू डे कंटिजेंट होते हैं उस पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। और वैसे तो मजहबी मामलात पे भी इत्तेफाक नहीं है। यही मैं अर्ज कर रहा था। और रियासत पे जब कब्जा करने की बात आए तो हम ये कहेंगे सियासियों का कितना है। अरे भाई मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन आप तो बात दिन की अभी आपने फरमाया था चढ़ा हुआ है ना जी उनका। अरे अब देखिए, अब ये भी तहमत आएगी। बात ये है कि अगर इतनी मामूली सी बात पे इत्तेफाक राय नहीं हो सकता तो ऐसा कैसे कर लिया जाए कि जी कुरान और सुन्ना की एक डेफिनेशन पे इत्तेफाक होगा। चलते एक बात बताएं, आपका क्या ख्याल है कि अगर बन भी जाए जी 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 मजहबी जमातों का, तो क्या क्या ये तारीख और वक्त और ज़माना वो अब इनके हक में होगा या मजीद खिलाफ होगा? मैं तो चाहता हूँ कि ये बन जाए ताकि ये जो बुखार है, चूंकि हमारे मुल्क को ये टंटा खत्म हो जाए, ये टंटा खत्म हो जाए एक दफा, ये पता चल जाए कि ये डिलीवर नहीं कर सकता। क्योंकि अफगानिस्तान में जैसे पीपल पार्टी और नून इकट्ठे हुए टंटा खत्म होना अच्छा यहाँ स्टेक्स ज्यादा है। देखिए इस वक्त 57 मुल्कों का आपने जिक्र किया था ना, इंडोनेशिया और तुर्की 2 ऐसे मुल्क हैं जिनके इक्तिसादी जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तरक्की है जहाँ पे, और दोनों सेकुलर हैं। और जो तीसरा बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से जो है वो उसका ह्यूमन इंडेक्स लेवल बेहतर है। दोनों जंगों में जो वर्ल्ड वार्स हुई हैं, रशियंस के पास पहली सबके पास बंदूकें और बूट होते थे, दूसरे के पास बूट से बंदूक नहीं थी, तीसरे के पास दोनों चीजें नहीं थी। कौम में जब लड़ाई में होती हैं तो उसकी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम कहते थे बंगाली जब वो मार्शल कौम नहीं है, कैसा फिर उन्होंने 71 में मार्शल बन के दिखाया। अच्छा, ये वैसे यहाँ जाहिल कहते थे